हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 5 को कवर करेंगे, जिसका नाम है सेक्युलरिज्म। हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, यानी कि सेक्युलरवाद पर विचार विमर्श को लेकर के हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो यूनिट है स्टूडेंट्स, लाने में थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि ये यूनिट खुद समझने में बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल है ना। ये बहुत ही टिपिकल सा यूनिट था, क्योंकि और बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत है कि आखिरकार ये यूनिट कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। तो अगर 1 से 2 बार आप वीडियो को देखोगे, 2 बार देखोगे तो डेफिनेटली समझ आ जाएगा। और जो भी चीज़ है ना, वो मैं आपको शब्दों के थ्रू बताऊँगी, ठीक। तो आप मेरे एक एक शब्दों को ध्यान से सुनना, ना समझ आए तो वीडियो स्किप मत करना बिल्कुल भी। 1 से 2 बार पूरी वीडियो देखना, डेफिनेटली यूनिट आपको समझ आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा आप शब्दों को ध्यान से सुनोगे, समझोगे, डेफिनेटली यूनिट जो है आपका समझ आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और समझते हैं विस्तार से चैप्टर 5, यानी कि धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरवाद पर विचार विमर्श। बेसिकली ना इस जो यूनिट है, ये जो यूनिट है ना, इसमें आप सेक्युलरवाद यानी कि धर्मनिरपेक्षता, इसको सेक्युलरवाद जो होती है ना, सेक्युलरिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता का आखिरकार मतलब क्या है। बहुत सारे राजनीतिज्ञों के बीच में इसको लेकर के द्वंद्वाभास है। राजनीतिज्ञ होते हैं, उनके बीच में आपसे, देखो मैंने बताया था विचारधारा वाले चैप्टर में कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा होती है। हो सकता है कोई व्यक्ति धर्म को अच्छा माने, हो सकता है कोई व्यक्ति धर्म को बुरा भी माने। किसी व्यक्ति के लिए धर्म अच्छा है, लेकिन वह किसी व्यक्ति के अंदर होना या फिर उनके द्वारा जैसी भी कार्यात्मक रणनीतियाँ होती हैं वो अच्छी ना हो। तो सभी व्यक्ति के धर्म को लेकर के, ये किसी भी चीज़ को लेकर के अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी थिंकिंग होती है, राइट। उसी तरीके से जो सेक्युलरवाद है, सेक्युलरवाद पर लोगों के बीच में कैसे विचार विमर्श चलते हैं, वो हम इस यूनिट में कवर करेंगे। आई होप सो कि समझ आ गया होगा। पहले हम समझते हैं सेक्युलरवाद होता क्या है। तो सेक्युलरवाद से अभिप्राय उन सभी विचारों से है जो व्यक्ति के धर्म से संबंधित होती है। बिल्कुल, भारत की राजनीति में सेक्युलरवाद या धर्मनिरपेक्षता एक ये 2 बार टाइप हो गया है, तो एक काट लेना आप। धर्मनिरपेक्षता को लेकर के एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरवाद के पीछे राजनीतिज्ञों के बीच क्या है, काफ़ी द्वंद्वाभास है। अलग अलग राजनीतिज्ञों की अलग अलग परिभाषा होती है सेक्युलरवाद को लेकर के। तो उन दोनों के बीच में एक आपसी ही द्वंद्वाभास है। हालांकि दोनों कहना सही चाहते हैं अपने अपने विचारों के हिसाब से, परंतु एक दूसरे पर टकराव है। और ये जो सेक्युलरवाद होती है, ये इन सभी व्यक्तियों की जो विचारधारा होती है वो धर्म से ही संबंधित होती है। चाहे वो राज्य से धर्म का संबंध हो, धर्म से व्यक्ति का संबंध हो, या व्यक्ति राज्य का संबंध हो, ये सब है। अब देखिए कुछ राजनीतिज्ञों के बारे में पढ़ लेते हैं कि कुछ राजनीतिज्ञ अपने हिसाब से सेक्युलरवाद को किस तरीके से परिभाषित करते हैं। मैं यहाँ पर आपको जितने भी राजनीतिज्ञ हैं ना, यहाँ पर 7 राजनीतिज्ञ मैं आपको यहाँ पे बोल करके बता दे रही हूँ, रिटर्न में नहीं लिखा है ना। तो हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आए, बट समझने की कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनना, डेफिनेटली समझ आओगे। तो पहले जो राजनीतिज्ञ थे वो थे नीरचंडोक। नीरचंडोक जी सेक्युलरवाद को कैसे परिभाषित करते हैं। नीरचंडोक जी जो थे ना, वो एक गांधीवादी थे, यानी कि इनके विचार किससे प्रभावित थे, गांधीवाद से प्रभावित थे। आप साथ के नोटबुक लेके बैठ जाओ ताकि आप की पॉइंट्स लिख सको, है ना। ये क्या थे, गांधीवादी थे। इनके अनुसार ना भारत में सेक्युलरवाद जो होता है ना, वो सर्वधर्म संभव होता है। यानी कि भारत में अगर सेक्युलरवाद है, फिर किसी भी देश में अगर सेक्युलरवाद है, तो वो सभी धर्म के संभाव के रूप में जो है स्थापित होना चाहिए। यानी कि सेक्युलरवाद जो है वो धर्मों के बीच में समानता बैठाता है। किनके द्वारा कहा गया है, नीरचंडोक के द्वारा। और दूसरी तरफ नेहरू भी थे, है ना। नेहरू ने भी एक चीज़ कही थी कि राज्य किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, राज्य में कोई एक धर्म, विशेष धर्म नहीं रहेगा। तो नीरचंडोक और नेहरू के बीच में भी एक अंतःविरोध भी बना रहता है। जो नीरचंडोक थे वो समाजशास्त्र विश्लेषण के आधार पर ना आधुनिकता के विचार पर समाज को 2 वर्गों में उन्होंने बांटा है, ठीक। कौन से थे वो 2 वर्ग, उन दोनों वर्गों के हिसाब से बोला गया है कि एक तो होते हैं व्यक्ति का तार्किक वर्ग, है ना, व्यक्ति तार्किक वर्ग जो धर्म के मध्य सामंजस्य बैठाता है, और दूसरा जो होता है वो राज्य द्वारा धर्म को वैधांतिक सिद्धांतता दी जाती है।
ये दो वर्ग बांटे गए थे नीलचंडोक के द्वारा। उन्होंने कहे थे कि समाजशास्त्रीय विश्लेषण के आधार पर जो हमारा राज्य है, फिर वर्ग है, राज्य में दो वर्गों को विभाजित किया। एक होता है व्यक्तिगत तार्किक, जो धर्म के मध्य सामंजस्य बैठाता है। जब व्यक्तिगत तार्किक के अंतर्गत क्या होता है कि लोग धर्म, है ना, सबके अलग अलग धर्म होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग होते हैं, तो धर्मों के बीच में क्या करते हैं, वो एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो राज्य होता है, वो राज्य द्वारा धर्म को वैधानिक स्वायत्तता प्रदान नहीं करते। यानी एक तरफ व्यक्ति अपने धर्म को सुरक्षित कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य जो है उसमें एक अंतःक्षेप वैधानिक स्वायत्तता नहीं दे रहा है। तो ये नीलचंडोक के द्वारा कही गई बात है। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार और बता देती हूँ। बेसिकली जो नीलचंडोक जी है ना, वो ये कहना चाहते हैं, एक तो ये गांधीवाद से प्रेरित थे, ठीक, गांधीवाद से थे प्रेरित। इनके अनुसार जो है किसी भी राज्य में जो धर्म होता है ना, वो सर्वधर्म होता है, यानी सभी धर्मों को समान बांटता है। वहीं नेहरू जी, दूसरी तरफ नेहरू जी भी कहते हैं कि राज्य में किसी भी धर्म को विशेष नहीं मानना चाहिए। राज्य में दोनों की बातें बिल्कुल सेम है। नीलचंडोक भी जी भी कह रहे हैं कि राज्य जो है, राज्य में धर्म समान होना चाहिए, ठीक। अगर एक धर्म को तुम विशेष प्रावधान दे रहे हो तो बाकी को भी तुम उसी के हिसाब से देखो। वहीं नेहरू जी भी कह रहे हैं कि राज्य को कोई एक धर्म विशेष नहीं माना जा सकता। दोनों की बात सेम है, लेकिन दोनों के बीच में एक अंतर विरोध है। और नीलचंडोक जी क्या करते हैं, समाज को दो वर्गों में बांट रखा है उन्होंने उनके हिसाब से। एक व्यक्तिगत तार्किक हो सकता है ना, जहाँ पे व्यक्ति अपने अनुसार धर्म को परिभाषित कर अपने अनुसार धर्म के मध्य सामंजस्य बैठाने की कोशिश करे। और दूसरी तरफ राज्य, जो धर्म को वैधानिक तौर पर कभी भी मान्यता नहीं देता। ये किसने कहा है, नीलचंडोक जी ने। आई होप से क्लियर हो गया होगा। अब हम राजीव भार्गवा के बारे में पढ़ते हैं। आपने कई बार इनका नाम भी सुना होगा, तो हम राजीव भार्गवा के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता को ना 3 आधारों पर परिभाषित किया है, 3 आधार पर बनाए। एक हाई सस्टेनेबल सेक्युलरिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं उच्च विशेषीय सेक्युलरवाद। इसको आप लिख लो नोटबुक में। इंग्लिश में कहते हैं हाई सस्टेनेटिव सेक्युलरिज्म, हिंदी में उच्च विशेषज्ञ सेक्युलरवाद। उच्च विशेषज्ञ सेक्युलरवाद क्या कहता है, ये कहता है कि धर्म और राज्य के बीच पृथकता प्रदान होनी चाहिए। यानी कि इनके अनुसार जो है उच्च सेक्युलरवाद में कहा गया है कि धर्म और राज्य के बीच क्या होनी चाहिए, पृथकता होनी चाहिए। दोनों को बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए, जिसमें विकास, जिसका आधार क्या होना चाहिए, विकास और तार्किक आधार होना चाहिए। ये किसने कहा, राजीव भार्गवा की पहली परिभाषा ने। जो दूसरा वर्ग उन्होंने बनाया, दूसरा आधार बनाया था, वो उसको बोला गया अल्ट्रा प्रोड्यूसर सेक्युलरिज्म, हिंदी में कहते हैं अल्ट्रा प्रक्रियात्मक सेक्युलरवाद। इसके अनुसार क्या बोला गया कि राज्य के प्रारूपों से पृथकता होनी चाहिए। यानी कि धर्म को राज्य से अलग रखते हो, लेकिन राज्य जो भी काम करता है ना, उसको धर्म से अलग होनी चाहिए, उसकी प्रारूप नहीं बदलनी चाहिए। किसकी, धर्म की। जैसे नौकरशाही हो गया, सरकारी नौकरियां जो होती हैं उनमें नौकरशाही प्रस्ताव जाने जाते हैं, तकनीकी यंत्र होते हैं, इनके आधार पर ये चीज़ें बंटवारे होनी चाहिए। तीसरा जो भाग उन्होंने बांटा था उसको बोला गया है संदर्भ युग सेक्युलरवाद, कॉन्टेक्सुअल सेक्युलरिज्म, ठीक। इसमें क्या बोला, इसमें बोला गया राजीव भार्गवा द्वारा कि सैद्धांतिक दूरी जो होती है ना, वो सिद्धांत के आधार पर ही होनी चाहिए। भार्गवा इन्हीं 3 सिद्धांतों को मानते हैं। आई होप से आपने साथ के साथ मेंशन कर लिया होगा। अगर आपको ये थोड़े नोट समझ नहीं आ रहे तो आप कमेंट करके हमें बता दो। हम कोशिश करेंगे कि एक एक के जितने भी आइडियोलॉजी है इन सबको फिर मैं रिटर्न में लिख करके आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, है ना। अगर समझने में ज़्यादा समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके बता दो आप कि इस तरीके से आपको क्लियर हुआ, या फिर और अच्छे से अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं आप लोगों को रिटर्न फॉर्म में लिख करके PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। और जो है लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले लेना टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ ज्वाइन हो जाना, ठीक है। बाकी इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप समझना चाहो तो बहुत आसान से समझ सकते हो, कुछ भी नहीं है। अलग अलग लोगों को धर्म को लेकर के अलग अलग विचार है, तो वही हमें पढ़ने हैं। अब अगले कौन से, अगला है आपका डोनाल्ड स्मिथ। इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। इनकी एक पुस्तक है, ठीक, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, इंडिया एज अ सेक्युलरवाद। जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला, जिसके अंदर उन्होंने बोला एक राज्य होता है, राज्य के अंदर धर्म होता है, धर्म को अपनाने वाला कौन होता है, व्यक्ति होता है। ये किसने कहा, डोनाल्ड स्मिथ ने।
इनके बीच में क्या होता है, एक अंतर संबंध स्थापित होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना, जिसमें व्यक्ति और धर्म, जहाँ राज्य नहीं, जहाँ अगर व्यक्ति और धर्म है तो वहाँ राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, है ना। ये उन्होंने बोला अगर व्यक्ति और राज्य हैं तो जहाँ धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और राज्य और विभिन्न धर्मों के बीच हमेशा सामंजस्य होना चाहिए। ये किसने कहा, डोनाल्ड स्मिथ ने। अगला प्रोस्पेक्टिव किसका है, कविराज का। कविराज जी के अनुसार जो सेक्युलरिज्म है उसको भी दो आधार पर वो समझाने की कोशिश करते हैं, एक आज़ादी से पूर्व और एक आज़ादी के बाद। आज़ादी से पूर्व उन्होंने बोला कि आज़ादी से पूर्व जो है धर्म देश में भाषा के आधार पर हिंदी और अंग्रेजी यानी ब्रिटिश लोग थे और इंडियन लोग थे, और आज़ादी के बाद सेक्युलरिज्म की परिभाषा भी पूर्ण रूप से बदल चुकी है। अगला है पार्थ चटर्जी। इन्होंने भी सेक्युलरिज्म के मौलिक अधिकार में सहिष्णुता के आधार पर विभाजित किया, वो भी 3 आधार बनाए, एक समझौते के आधार पर, दूसरा परिणाम के आधार पर, तीसरा व्यक्ति के आदान के आधार पर। ठीक, ये हो गया। छठा है आशीष नंदी। इनकी भी एक लेख थी, किताब थी जिसका नाम था द पॉलिटिक्स ऑफ सेक्युलरिज्म एंड द रिकवरी ऑफ रीजनल टॉलरेंस। ये किसका नाम था, आशीष नंदी का। ठीक, इन्होंने भी धर्म को 2 भागों में बांटा है, एक विचारधारा के, एक प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से ही बांटा उन्होंने कि धर्म क्या है सेक्युलरिज्म में, एक विचारधारा के आधार पर, दूसरा आस्था के आधार पर, है ना, लोगों के बीच कैसी आस्था है, विचारधारा उनके बीच कैसी है, उसके आधार पर। ये जो आपका 7th है, जिनका नाम है, जिन राजनीतिज्ञ का नाम है अखिल बिलग्रामी, इन्होंने जो है मतभेद के आधार पर 6 अपने जो है परिभाषित दिए। ठीक, 6 परिभाषित दिए। पहले परिभाषित का नाम था अनास्तिकतावादी आलोचना, दूसरा पक्षपातवादी आलोचना, तीसरा सामुदायिक पहचान की राष्ट्रीयता व वरीयता, चौथा था मुस्लिम समुदाय को लेकर के उन्होंने कहा था, और आधुनिकता को भी लेकर के कहा था, सांस्कृतिक विषमता को लेकर के उन्होंने बहुत कुछ कहा था। तो ये क्या था, ये बेसिकली हमने मोटा मोटी ना पर्सपेक्टिव को समझा। मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बताना, फटाफट जा करके कमेंट करना। तो और टेलीग्राम ग्रुप को मैं लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग कमेंट में दे दूँगी मैं, है ना। और फिर वहाँ पे मैं आप लोगों के रिटर्न फॉर्म में नोट्स जो है एक पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करके लिख दूँगी, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो। ठीक, देखो, तो ये तो अभी तक हमने अलग अलग पर्सपेक्टिव को समझा। अब हम समझते हैं कि भारत के संविधान में एक सेक्युलरवाद को कैसे, या फिर सेक्युलर राज्य को कैसे निहित किया गया है। इस शीर्षक का विश्लेषण भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण संशोधन से प्रारंभ हुआ है। 1976 में 72वां संशोधन हुआ था, जिसमें जो है भारत के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता जोड़कर एक नए रूप में सेक्युलर राज्य की घोषणा की, यानी कि 1976 में। 1976 में 72वां संशोधन किया गया था, जिसके अंदर ना प्रस्तावना जो भारत का प्रिम्बल है ना, भारत के प्रिम्बल में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, जो पूरे ही एक नए राज्य की घोषणा वहाँ से कर दी गई। इससे पहले भारत के संविधान में अंकित अनुच्छेद से प्राप्त नहीं था कि भारत एक सेक्युलर राज्य है। ठीक, भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान जिस राज्य का निर्माण करता है उसमें सेक्युलर राज्य की विशेषता विद्यमान है, जिसमें आर्टिकल 25, 27 और 28 धर्मनिरपेक्षता की गारंटी भी देते हैं। इसी क्रम में 14, 15A और 29 का दूसरे का C पार्ट भारत की नागरिकता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 का यह मानना है कि धर्म, मूलवंशी, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये धर्म को लेकर के भारत के संविधान में सेक्युलर राज्य किस तरीके से घोषित किया गया है, ये उसके बारे में बताया गया है। सिंपल चीज़ आपसे याद रखना कि 1976 में 72, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1976 में 1976 में 72वां संशोधन हुआ था, जिसमें भारत के प्रिम्बल में यानी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, जो एक नए सेक्युलर राज्य की घोषणा करता था। तब से भारत में एक नए सेक्युलरवाद की जो है स्थापना देखी गई, के रूप में देखा गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ना अब आपका शुरू हुआ है, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चंस बेसिकली एग्जाम में।
कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसको समाज के सामने किन किन चुनौतियों या फिर उसकी आलोचनात्मक तर्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें मैंने आपको की पॉइंट्स ही लिखे हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत आए तो आप हमसे जो है टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन ही कर सकते हो, है ना। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो मैं दोबारा बता देती हूँ, फ्री स्टडी का एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं, है ना। हम एक एक डाउट्स उनको क्लियर करते हैं, रिटर्न फॉर्म में नोट्स होते हैं उनके पास। अगर उनके पास कोई दिक्कत आ रही है समझने में टॉपिक को तो हमसे पूछ भी सकते हैं, हम उनको बेस्ट से बेस्ट रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, है ना। वहाँ पे साथ साथ हम PDF बैंक और ये चीज़ें जो है उनको तैयारी के लिए प्रोवाइड भी करते हैं। तो चलिए इसके आलोचनात्मक तर्क पढ़ते हैं। इसमें क्या है, पहली आलोचना तो ये है कि सेक्युलरवाद को लेकर के विभिन्न विचारों के मतभेद है, यानी सही बात है, अलग अलग विचारों को लेकर के आपस में टकराव है। दोषारोपण और पश्चिमी परंपरा के आधार पर जो मार्ग अपनाया गया है उसको लेकर के इसकी आलोचना की जाती है। कहा जाता है कि एक निश्चित सेक्युलरवाद मॉडल की जो है तैयारी होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर सेक्युलरवाद आएगा, यहाँ कलर नहीं आएगा, सेक्युलरवाद आएगा, आप इसको ठीक कर लेना, है ना। मैं यहाँ पर हालांकि ठीक कर देती हूँ, सेक्युलरवाद आएगा। यहाँ पे एक निश्चित सेक्युलरवाद की क्या करनी चाहिए, स्थापना करनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता पर सवाल इकट्ठा हुआ था जब 1992 का दंगा हुआ था, बाबरी मस्जिद को लेकर के हुआ था, नस्लीय हमले हुए थे। तो ये सब क्या है, धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरवाद को लेकर के फिर सवाल हुए थे। कहा जाता है कि जो भारत में वोट बैंक की राजनीति अपनाई जाती है ना, वो सेक्युलरिज्म को प्रभावित करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारत में जो नागरिक संहिता बहाल नहीं हो पा रही है उसके पीछे भी इसकी एक कमी है। ये देखिए, शोल की बुक से एक छोटा सा टॉपिक लिया गया है, पढ़ते हैं इसको हम। इन समस्त विश्लेषण से आवश्यक है कि सेक्युलरवाद को समझने के लिए दोषारोपण और पश्चिमी परंपरा का आधारित जो अवधारणा है उसको क्या करना चाहिए, हमें नज़रअंदाज करना चाहिए। हमने ऊपर पढ़ा, भारतीय समाज किसी प्रकार के सेक्युलरवाद या मॉडल को अपनाने के लिए तैयार है। जैसे कि जावेद आलम का मानना है, ये भी एक पर्सपेक्टिव है, कि पारंपरिक समाज जिस मूल्य या विवाद का जिस आधार पर निपटारा करता है वह आधुनिकता से पूर्ण नहीं है। इसीलिए नवीन प्रणाली की जरूरत पड़ेगी जिसमें समानता और लोकतांत्रिक सेक्युलरवाद की अवधारणा पूर्ण हो सके। ये किसने कहा है, ये नावेद आलम ने कहा है। तो ये था आप लोगों का यूनिट 5 का जो है चैप्टर 1 था ये, ठीक है। आई होप सो कि चैप्टर 1 आप लोगों को समझ आ गया होगा, मोटा मोटे आप समझ गए होंगे। अब इसको कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में, ये जब कुछ दिन बहुत ही जल्द क्वेश्चन पेपर्स को लेकर के हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाएंगे तो उसमें अपडेट आ जाएगा, तो वहाँ पर आप आराम से कवर कर लोगे। आशा करती हूँ कि समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। अगर कुछ समझ ना आए तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही गया है, आप वहाँ से मैं पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कहाँ तक आपको समझ आया, है ना। और सेक्युलरवाद को लेकर के आपकी विचारधारा क्या है, आप क्या सोचते हो, ये इंडिविजुअली पूछ रही हूँ। धर्म क्या है ये मुझे आप कमेंट करके बताना कि आखिरकार धर्म कहते किसको हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 2 के साथ, जिसमें हम सांप्रदायिकता को पढ़ेंगे अच्छे से। फिर आप लोगों का लमसम हमारा पोल साइंस का सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ आप अब भी कमेंट करके बताओ कि आप लोगों की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, आप कर कैसे रहे हो अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर। पोल साइंस में आपने अभी तक कितने यूनिट्स कवर कर लिए, ठीक। तो ये मुझे कमेंट करके आप बताओ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट जा करके, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दो इसको, ठीक है। लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, लाइक कर दो। और इसी तरीके से बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर। जय हिंद, जय भारत।